फ्रेंड्स, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमारे पास उस चैप्टर का माइंड मैप है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग। आखिरकार ब्रीथिंग है क्या? O2 को लेना और CO2 को छोड़ना, सिर्फ यही हमारे ब्रीथिंग के अंदर आता है। उसके अलावा कुछ नहीं, एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ये तो है ही, पर इसके अंदर ग्लूकोज बनती है, एनर्जी बनती है, एंजाइम का यूज होता है, इसके अंदर काफी चीजें प्रोसेस है, वो हम पढ़ेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। हर एक एनिमल में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। हर कोई हमारी तरह रंग से ही रेस्पिरेशन नहीं करता है। कुछ जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, वो अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रैकियल ट्यूब से रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फोर्थ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आखिरकार जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमंस का, वो कैसे चलता है? जो ह्यूमंस है वो किससे रेस्पिरेशन करते हैं? लंग्स से करते हैं, जैसे कि हम तो लंग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यानी कि उसमें क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने नोज से जो हमारी O2 है वो इनटेक करी, आगे हमारे कौन कौन से पार्ट्स में गए, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिफ्थ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर होता क्या है, यानी कि हमने इंस्पिरेशन किया, एयर को अंदर लिया, क्या हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या था, आसपास का क्या माहौल था, हमारे जो आसपास में जो CO2 थी, O2 थी, वो कितनी थी, ये सब पढ़ेंगे हम इसके अंदर एक्सपिरेशन में भी। फिर सिक्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। हमारे रेस्पिरेशन से रिलेवेंट कुछ वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज होती है, यानी कि हम जितनी भी एयर इनटेक करते हैं वो कुछ वैल्यूज होती है उनकी, हमें उसको याद करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे से। अगर हम एग्जाम्स की बात करें स्कूल, तो उसमें भी पूछा जाता है। अगर हम नीट की बात करें तो उसमें भी पूछा जाता है इनके बारे में क्वेश्चन। अगर हम सेवेंथ पॉइंट की बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, यानी कि जो गैस है O2 है वो एल्वियोली से आगे ब्लड वेसल या फिर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से कैसे डिफ्यूज हुई, आगे हमारे सेल्स तक कैसे पहुंची, इन सब के बारे में, ठीक है। और CO2 कैसे वापस सेल से एल्वियोली में गई। फिर एट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। अब जो वो गैस है वो प्योरीफाई होगी, तो वो हमारे पूरी जो गैसेस है वो ब्लड वेसल में या फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होकर कैसे जाएगा उसका, ठीक है। नाइन्थ, रेगुलेशन इन रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन हो रहा है वो कौन करवा रहा है? हमारा ब्रेन करवा रहा है। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेशन करा रहा है, उसका क्या काम होता है? सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सबसे पहले अगर हम देखें कि ब्रीथिंग क्या होता है, तो ब्रीथिंग का सिंपल मतलब है कि O2 का अंदर आना और CO2 का बाहर जाना। जैसे कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर से जो O2 है वो अंदर आ रही है लंग्स के ट्रैकियो के थ्रू, और जो CO2 है वही ट्रैकियो के थ्रू बाहर जा रही है इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। हम देखें तो ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर नॉर्मली सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अगर ओवरऑल देखें तो बॉडी या फिर हमारी लंग्स, उनके थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एंजाइम बनता नहीं है, कोई भी एंजाइम की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर ग्लूकोज का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, कोई एनर्जी नहीं बनती, ठीक है। हमारे ब्रीथिंग के अंदर सिर्फ इतना ही है कि O2 अंदर आया, CO2 बाहर गया, सिंपल। अब अगर हम दूसरा प्रोसेस देखें हमारा रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसे हम बायोकेमिकल प्रोसेस भी क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, यानी कि जो फूड होता है उसमें से हमें O2 मिलती है, ग्लूकोज बनता है, एंजाइम्स भी होते हैं इसके अंदर, एनर्जी भी बनती है। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो दो बेसिस पे इसकी टाइप जो है वो डिवाइड है। अगर हम रिक्वायरमेंट ऑफ CO2 की बात करें तो टाइप्स आ जाते हैं हमारे एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब है जहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हो रही है उसे हम एरोबिक बोलेंगे। इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम इसके एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP। 6H2O प्लस ATP। अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, हाँ, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ओनली लिविंग सेल के अंदर ही होती है, और वहीं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसके अंदर जो ये प्रोसेस होती है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकती है या फिर ऑक्सीजन की कमी में भी हो सकती है, ठीक है। इसके जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे पास होंगे लैक्टिक एसिड प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड प्लस अल्कोहल प्लस ATP।
बात करें सेकंड। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा लोअर ऑर्गेनिजम्स, जो किससे रेस्पिरेशन करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से। अगर हम दूसरी बात करें अर्थवर्म और फ्रॉग की, तो वो रेस्पिरेशन करते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल से। फिर अगर हम थर्ड की बात करें फिश, तो फिश करते हैं गिल्स से। फोर्थ कॉकरोच, कॉकरोच ट्रैकियल ट्यूब। एम्फीबियन या फिर मैमल्स की बात करें तो लंग से। और ये जो है 5 ऊपर वाले, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ये जो 3 है ये मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं, यहाँ पे नीट पे पूछे जा सकते हैं ये आपके, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो। तो किंग क्रैब जो है वो बुक गिल से, स्कॉर्पियन या स्पाइडर की बात करें तो बुक लंग, एंड स्टारफिश करें तो ट्यूब फिट। और जो नीट में आज तक पूछे गए हैं वो है हमारे मॉइस्ट स्किन या क्यूटिकल्स, गिल्स, फिश के बारे में पूछा गया है, बुक गिल्स के बारे में पूछा गया है हमसे, और ट्रैकियल ट्यूब के बारे में पूछा गया है। ये जो 4 है ये हमसे नीट में पूछे गए हैं, और जो ये है ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की टाइप है 3 तरह के, हम जो रेस्पिरेशन है उसको बांट सकते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हिसाब से। तो सबसे पहला है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सेकंड है ब्रोंकाइल रेस्पिरेशन, थर्ड है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा रेस्पिरेशन जो स्किन से किया जाता है उसे हम क्यूटेनियस कहते हैं। फिर उसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? फ्रॉग, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कभी। अगर अगला एग्जांपल देते हैं हम ब्रोंकाइल ऐसा रेस्पिरेशन जो गिल्स से किया जाता है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं फिश। थर्ड देखिए हम टाइप, तो पल्मोनरी यानी कि रेस्पिरेशन जो लंग से किया जाता है। अपने पेपर इसको भी पढ़े हैं, इन तीनों में पढ़ चुके हैं हम ह्यूमंस। बस इनमें जो हमने 3 पढ़े हैं ना, उनमें से 3 को हमने अलग नाम दिए हैं जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सबसे पहले अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हम पूरा एक पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। पैसेज के अंदर की हमारी जो एयर है वो कहाँ से कहाँ तक गई। सबसे पहले हम बात करें तो हमारी एयर गई है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेसल कैविटी में, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल में, यहाँ से अब ये आगे कॉमन पैसेज है। यहाँ पर जो ये है फूड और एयर के लिए, जहाँ पे फूड भी आता है माउथ से और एयर भी आती है नोज से, इसे बोलते हैं फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स आगे जाएगा लैरिंग्स में, ये हमारा लैरिंग्स आ गया इधर। ये हमारी फूड पाइप है, जो हमारी एयर है वो इसमें ना जाके, और इस एयर का जो पैसेज है वो फूड पाइप में जाने से प्रिवेंट कौन करता है? ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस। ये जो होता है, जब हमारी एयर आती है तो ये फूड पाइप के ऊपर ढक जाता है, तो इससे जो हमारी एयर है वो इसके अंदर नहीं जाती है फूड पाइप के अंदर। और जब हमारा खाना आता है तो ये लैरिंग्स के ऊपर ढक जाता है, उससे जो हमारा खाना है वो लैरिंग्स में नहीं जाता है, ठीक है। तो आगे बात करें तो ये लैरिंग्स हो गया, फिर ये ट्रैकिया हो गया हमारा, ठीक है। जो ट्रैकिया है इसके ऊपर ये सी शेप कार्टिलेजस रिंग दिख रही है आपको, ये हाफ ही होती है, इसके लिए इसको सी शेप बोलते हैं। यानी कि ये पूरी जो है, जैसे मान लो कि ये हमारा जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया का सिर्फ ऐसे ही होती है, ये पूरे ट्रैकिया पे नहीं होती है ये ऐसे, ठीक है। सिर्फ ट्रैकिया के फ्रंट व्यू पे होती है ये आगे, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। आगे इस पे 2 ब्रोंकाई डिवाइड हो रही है, वो कौन से वर्टिब्रे पे हो रही है? फिर से थोरेसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड हो रही है। उसके आगे हम बात करें कि जो ब्रोंकाइल है वो आगे पार्ट्स में और डिवाइड हो रही है, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई आगे डिवाइड हो रही है सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी आगे टर्शियरी में डिवाइड हो रही है, फिर टर्शियरी इनिशियल में। अब आप देख सकते हो जो सी शेप कार्टिलेजस रिंग है वो सिर्फ इनिशियल ब्रोंकाई तक है, और ये हमारा नीट का क्वेश्चन भी है कि सी शेप जो कार्टिलेजस रिंग होती है वो कहाँ तक प्रेजेंट है। तो इसका आंसर आएगा इनिशियल ब्रोंकाई तक, फिर आगे टर्मिनल ब्रोंकाई, फिर उसके आगे जो हमारे पास होते हैं वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद एल्वियोलर डक्ट आ गई हमारी, फिर ये एल्वियोलर सैक्स है, और ये मेन हमारी एल्वियोली जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वो 2 पासेस में 2 बेसिस पर डिवाइड है, यानी कि ये 2 जोन। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी टैंक देखा था, हमने पूरा पैसेज देखा था। अब हम वही पैसेज के 2 पार्ट्स देखेंगे, कंडक्शन जोन, रेस्पिरेटरी जोन। अभी मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया था, पर अब हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी जोन और कंडक्शन जोन आखिरकार सच में होता क्या है।
तो कंडक्शन जोन वहाँ है जहाँ उसका काम क्या होता है कि एयर का आना और जाना, बस, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ह्यूमिडिफाई एंड कूलिंग ऑफ एयर। ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर बाहर से एयर आती है उसको ह्यूमिडिफाइड करता है, यानी कि जो गर्म हवा आती है या फिर ड्राई एयर आती है उसको ह्यूमिडिफाई करता है, ठंडा करता है, ताकि जो दूसरी ड्राई और वार्म एयर है वो हमारे एल्वियोली की वॉल को डैमेज ना कर दे। फिर अगर हम देखें स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का मतलब है जो हमारे म्यूकस और सीलिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारे जो नोज होते हैं यहाँ पर म्यूकस और सीलिया प्रेजेंट होते हैं, आपको डायग्राम में दिखाया हुआ मैंने यहाँ पे पूरा ओवरव्यू। म्यूकस और सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो लंग्स के अंदर पैथोजेंस की जो एंट्री है उसको बंद कर देते हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट करते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर कोई पैथोजेंस वगैरह ना जाए। फिर वार्मिंग ऑफ एयर, अगर ज़्यादा कूल एयर हमारे जो है बॉडी के अंदर आएगी तो वो लंग्स को फ्रोज कर देगी। इसीलिए जो हमारा कंडक्शन जोन है वो एनिमल्स का कंडक्शन जोन हम कह सकते हैं कि भाई वो उसको पहले अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट लेके आता है, यानी कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको गर्म कर देता है। ना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए हमें, ना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ एयर होती है, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जाते हैं ना, ये उसको ट्रैप कर लेता है, यानी कि कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, कोई पॉलन ग्रेन हो गया, कोई स्मोक पार्टिकल हो गया, इनको ट्रैप कर लेता है कंडक्शन जोन, ठीक है, ताकि वो लंग्स में ना जा सके और उनको लंग्स में जाने से पहले ही साफ कर देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी जोन की, तो इसको हम डिफ्यूजन जोन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है DO2 ब्लड और एल्वियोली के बीच में, ठीक है, ये बात समझ आ गई है आपको। अब हम आगे बात करते हैं हमारे इस फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन पार्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि लंग्स। सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम बता देती हूँ कि क्या है इस डायग्राम के अंदर, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगी कि एक पार्ट इसका, कि एक पार्ट के अंदर है क्या, हमारा क्या क्या पार्ट है, ठीक है। सबसे हम पहले बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के अंदर। यहाँ पे हमारा एपिग्लोटिस आ जाता है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, ग्लोटिस, फ्लैप स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है पीछे। फिर ये ग्लोटिस, ये रहा, फिर ये लैरिंग्स, और ये लैरिंग्स के अंदर जो स्ट्रिप टाइप से हमें दिख रही है वोकल कॉर्ड्स। उसके बाद ये आपको पता है कि ये होती है हमारी राइट साइड और ये होती है लेफ्ट साइड। जो हमारा राइट लंग होता है वो ट्राइलॉब्ड होता है और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो बाइलॉब्ड होता है। ये हमारी ट्रैकिया दिख रही है और इसके ऊपर सी शेप कार्टिलेज रेंज दिख रही है आपको, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हार्ट फिट है कार्डियक नोच के अंदर। किसी किसी को नहीं पता होता कि हमारे लंग्स के अंदर ही फिट होता है, कार्डियक नोच बोलते हैं उसे, ठीक है। अब अगर हम बात करें लेयर्स के बारे में, तो लंग की 2 लेयर होती है, जो बाहर वाली होती है उसे बाहर वाली और अंदर वाली दोनों को मिला के हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। वैसे अगर हम स्पेसिफिकली नेम दें तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसका नाम पैराइटल होता है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसका नाम विजिबल होता है, ठीक है। दोनों को मिलाए तो प्लूरल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उनको हम प्लूरल कैविटी बोल देते हैं। प्लूरल कैविटी है तो इसके अंदर अभी खाली तो होगा नहीं, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड। उसका काम क्या होता है, एक तो वो लंग्स को मॉइस्चराइज रखता है और लंग्स के अंदर जो घिसड़ होती है ना, कि ताकि जो लंग्स से टकरा ना जाए, वो उसके अंदर फ्रिक्शन कम कर देता है, इसलिए ये फ्लूइड होता है, ठीक है। अब उन दोनों बात करें कि जो ये दोनों लंग्स होते हैं उनके बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे, तो मेडिसिन बोलेंगे। इस स्पेस को यहाँ पे लिखा है और ये होता है हमारा डायफ्राम। डोमिनेट स्ट्रक्चर होता है थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में होता है हमारा डायफ्राम, ठीक है। अब हम एक पार्ट्स की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं लंग्स। आखिरकार लंग्स होता क्या है। लंग्स आपको पता है पिंक कलर के होते हैं, एक पेयर होता है, ठीक है। ये थोरैसिक कैविटी के अंदर होते हैं। इसके अंदर बाई लेयर होती है मेम्ब्रेन, यानी कि 2 लेयर की होती है प्लूरल मेम्ब्रेन, एक होती है पैराइटल और एक होती है डिस्टल, ओके। और जो इन दोनों के बीच का मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, ओके। बस यही है कि जो फ्लूइड होता है इसका काम क्या होता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। अगर हमारी बॉडी में मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो ध्यान सुनना ये बात और जरूरी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग 2 स्टेप्स के अंदर होती है। एक हमने इसमें एडिशनल लिया है फॉर्सिबल एक्सपिरेशन। वैसे तो 2 ही स्टेप होते हैं, मेन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन।
अब मैंने यहाँ पे एडिशनल क्यों लिया है, क्योंकि ये नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और पूछा भी गया है ये प्रीवियस ईयर्स के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पिरेशन की। इंस्पिरेशन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है जो कि क्योंकि ये मसल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मसल से दूसरे मसल में कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, और एटीपी का यूज़ करके कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए ये एक्टिव प्रोसेस है। अब जब हमारी रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तब हमारा जो डायफ्राम होता है वो डोम टू फ्लैट हो जाता है, और जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में इंक्रीज हो जाती है। ये भी नीट में पूछा जाता है, मैंने वहाँ पे नीट मेंशन भी किया स्पेशली। और अगर हम देखें जब कॉन्ट्रैक्शन EICM में आता है तो इसका डोम टू फ्लैट तो जब भी होता है, बट ये थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम कहाँ से इंक्रीज होती है? इसकी वेंट्रल और डोर्सल पोजीशन में, ठीक है, एक्सिस के अंदर। अब अगर हम देखें जो हमारा एयर प्रेशर है थोरेसिक कैविटी के अंदर तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और इन्वायरमेंट के अंदर इंक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू थोरेसिक कैविटी में, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एयर आपको पता है हमेशा अपने हाई टू लो लेवल जाती है, तो बाहर जो एयर का प्रेशर है वो कम है और अंदर क्या है? ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया एयर प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी डिक्रीज और इन्वायरमेंट इंक्रीज, सो वो कहाँ आएगी? थोरेसिक कैविटी में आ जाएगी। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? इंस्पिरेशन हो जाएगा। इसी का हम सारा प्रोसेस को रिवर्स कर दें तो ये एक्सपीरेशन हो जाएगा। एक्सपीरेशन क्या है? एक पैसिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एटीपी का यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम देखें तो इसके अंदर एक्सपीरेशन कैसे होगा? रेडियल मसल जो है वो रिलैक्स करेगी तो हमारा जो डायफ्राम है वो फ्लैट टू डोम वापस हो जाएगा, और जो कैविटी थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई थी पहले वो वापस डिक्रीज हो जाएगी, अपनी नॉर्मल उस पर आ जाएगी, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में सेम यहाँ पे होगा कि कॉन्ट्रैक्शन जो EICM में होता है वहाँ पे भी फ्लैट टू डोम हो जाएगा वापस हमारा डायफ्राम, एंड जो हमारी सो फ्रेंड्स, अब अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ नीट के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेट ऑफ ब्रीथिंग कितना होता है। तो ये आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट हमारा रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग, हमने ब्रीथिंग में जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व की है उसको हम मेज़र कर सकते हैं यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर। सो अब हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपको बता दूं जो ये दोनों स्टेटमेंट है ये नीट के हैं, इम्पोर्टेंट है, सो प्लीज़ इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ की। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की हम बात करें तो 4 होती है, मैं बता देती हूँ चारों कौन कौन सी हैं। TB, IRV, ERV और RV। TB का मतलब है टाइडल वॉल्यूम, ऐसी वॉल्यूम जो एक नॉर्मल ब्रीथ के काउंट में आती है, जैसे कि हमने जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन की और आउट की उसे नॉर्मल ब्रीथिंग में काउंट करते हैं, तो वो होगी हमारी TB टाइडल वॉल्यूम। ये होती है 500 ml पर सेकेंड, मैंने वहाँ पे लिखा भी है 6000 से 8000 ml पर मिनट। पर साइकिल का मतलब यानी कि पर सेकेंड की बात चल रही है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करें IRV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड इन लंग्स। ये जो मैं स्टेटमेंट्स पर बता रही हूँ आपको, ये आपकी NCERT के ही हैं, आप चेक कर सकते हो। उसके अंदर क्या है, आपको सेम एज इट इज़ दिया हुआ नोट करके, बट रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के ओनली फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, उसकी वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई है, समझ गए। सो अगर हम बात करें IRV की, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड इन लंग्स बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी कि ऐसी वॉल्यूम जो हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन से इनहेल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसे IRV कहते हैं, ठीक है। IRV कितनी होती है? 2500 to 3000 ml पर साइकिल होती है। अब बात करते हैं ERV। तो ERV होती है हमारी एडिशनल वॉल्यूम, यानी कि फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम पर जितनी भी जो एयर है वो इनहेल करते हैं उसे ERV कहते हैं। ये होती है 1000 से